स्वागत है दोस्तों। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 10 अगस्त को हुई है, उसमें कुछ प्रश्न हैं जो आपत्ति योग्य हैं, जिन पर आपत्ति उठाई जा सकती है। कई सारे साथी कई सारे प्रश्नों को बता रहे हैं। कुछ प्रश्न जो हमारी तरफ से हैं, आप सभी उसे देखें कि क्या ये प्रश्न आपत्ति योग्य हैं अथवा नहीं। तो इस क्रम में देखते हैं कि एक प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। ये सीरीज़ बी का क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें था कि हिंदी नवजागरण में स्त्री विषयक प्रश्नों को लेकर भारतेंदु बाबू एक दुचित्तेपन के शिकार थे। दूसरा कथन है, हिंदी नवजागरण में राधाचरण गोस्वामी ने स्त्री मुद्दों को बेहद सशक्त और दोटूक ढंग से उठाया है। और तीसरा है, काशीनाथ खत्री 19वीं शताब्दी के महान लेखक और स्त्री हितैषी थे। चौथा है, नवजागरण के प्रसिद्ध लेखक बाबू नवीन चंद्र राय ने सीमंतिनी उपदेश की लेखिका का नाम उपेक्षापूर्ण लिया है। तो आयोग ने इसका उत्तर माना है कि दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसमें पूछा है कि कौन से कथन सही हैं, तो दूसरा और तीसरा। लेकिन जो पहला ऑप्शन है, हिंदी नवजागरण में स्त्री विषयक प्रश्नों को लेकर भारतेंदु बाबू एक दुचित्तेपन के शिकार थे, यह कथन भी सही है हिंदी नवजागरण के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों को लेकर के। स्त्री विषयक प्रश्नों को लेकर के दुचित्तेपन के शिकार थे। अब इसका प्रमाण आप यदि देखें तो बच्चन सिंह की पुस्तक में ये लिखा गया है। इस कथन को आप पढ़ें तो आपको उनके स्त्री विषयक दुचित्तेपन का जो रूप है वो दिखाई देगा कि बलिया के व्याख्यान में वे विधवा विवाह को धर्म सम्मत मानते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करते हैं, पर अथ अंग्रेज स्रोत लिखते हैं और पांचवा पैगंबर में उन्हीं का विरोध करते प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर इस बात से कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं, विधवा विवाह को धर्मसम्मत मान रहे हैं, और इन सारी धारणाओं का अपना ही कहा हुआ बहुत सारी बातों का स्त्री विषयक विरोध करते प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बच्चन सिंह की इस पुस्तक से उस कथन का मिलान कर सकते हैं कि स्त्री विषयक प्रश्नों पर दुचित्तेपन के शिकार हैं अथवा नहीं। एक तरफ विधवा विवाह का समर्थन कर रहे हैं और बाल विवाह का विरोध कर रहे हैं, लड़कियों की शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों लेखों में वे इन्हीं सबका विरोध करते प्रतीत होते हैं। इससे स्पष्ट है कि नवजागरण काल में हिंदी नवजागरण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र स्त्री विषयक जो प्रश्न हैं उन पर दुचित्तेपन के शिकार हैं। तो इसके माध्यम से इस पर क्लेम किया जा सकता है। आप सभी देख सकते हैं इसको। एक प्रश्न था, ये आप सभी की नज़रों में ये तो आया ही होगा कि सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अंजू दीदी जो है ये तो गलत है। ठीक है, आधे अधूरे पर जो सवाल उठाया गया है कि आधे अधूरे जो है वो मोहन राकेश का है और इसमें राकेश मोहन किया गया है। तो आयोग यदि विकल्प को किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत करता तो इस पर आपत्ति न दर्ज की जा सकती, लेकिन रचनाकार के ही नाम को उलट पुलट करके यदि इसको गलत मान लिया जाता है, मान लीजिए कि आपने इसको सही माना तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन आयोग ने इसको गलत मान लिया, केवल एक युग्म सही है, अब वो सिंदूर की होली सही है। यदि आप राकेश मोहन और मोहन राकेश को एक मानते हैं तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। जबकि अगले प्रश्न पर आप देखें तो आयोग ने ऐसे ही एक प्रश्न, यानी जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई है, कथन एक को सही माना है। अब देखिए, पत्रिका का नाम छत्तीसगढ़ मित्र है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ नाम ही लिखा है, तो छत्तीसगढ़ नाम की कोई पत्रिका नहीं है। ये पूरी तरह से आप इस पर क्लेम कर सकते हैं छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का नाम है, क्योंकि आयोग जब मोहन राकेश का राकेश मोहन करके उस प्रश्न को गलत कर सकता है, तो आप छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का अधूरा नाम होने के कारण इस पर क्लेम कर सकते हैं, इस प्रश्न को गलत सिद्ध कर सकते हैं कि जो एक है वो गलत है और बाकी चाहे जो ऑप्शन सही हो गलत हो, लेकिन ये पहला तो गलत है ही, ये तय बात है। ठीक है, तो आप इस आधार पर इस पर क्लेम कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारी नज़रों के सामने वो ये है कि इन कथनों पर विचार करना है कि उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है, और दूसरा इसका ऑप्शन है कि इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर है। तो इसमें है कि कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, ये आयोग ने माना है। किंतु आप देखेंगे
अलग अलग पुस्तकों में ये बताया गया है कि जो उत्तर आधुनिकता है वो उसने बाजारवादी और उपभोक्तावादी चिंतन को ही बढ़ावा दिया है, और संपूर्ण विश्व बाजार से प्रभावित जो तीसरी दुनिया है उसमें उपभोक्तावादी चिंतन बढ़ा है। उपभोक्तावादी चिंतन, बाजारवादी चिंतन, ये जो है उत्तर आधुनिकता के सहचर हैं। ऐसा ही एक तथ्य आप देखेंगे तो करुणाशंकर उपाध्याय जी की पुस्तक जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित, उसमें उन्होंने लिखा है बाकायदे कि बाजार और उपभोक्तावाद उत्तर आधुनिकतावाद के सहचर हैं। अब समझिए आप कि ये कथन यहाँ पुष्टि करता है। इसके अलावा अमरनाथ जी की पुस्तक में भी जब आप देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में तो वहाँ भी ये बात दिखाई पड़ेगी। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि दूसरा ऑप्शन भी उसका सही था। ठीक है, तो वो प्रश्न हो गया। एक प्रश्न और, झूठा सच के बारे में अलग अलग तरीके की धारणाएं या अलग अलग तरीके से व्याख्याएं हो रही हैं। हमारा विचार है कि आप देखें इसको कि इसमें जो है ये कहा गया है कि 1 और 2 ऑप्शन ही सही हैं, यानी उपन्यास 2 खंडों में है और कथा की धुरी जयदेवपुरी एवं उसकी बहन तारा के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, तो ये बाकी तीसरा कथन जो गलत है वो 1952 या 1942 से 52 तक की घटना का भारत अपनी समग्रता में समाहित हो पाया। तीसरा जो कथन है इसे थोड़ा सा तार्किक ढंग से देखें कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये कथन रामचंद्र तिवारी का नहीं है, इसलिए आयोग ने जो माना है वो सही है। इसमें अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 कथन होते हैं। डायरेक्ट कथन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोट किए जाते हैं, लेकिन ये बात कही गई है कि रामचंद्र तिवारी के अनुसार उपन्यास में राजनीतिक प्रश्नों का विवेचन बड़ी गहराई से किया गया है। अब आयोग ने इसको सही नहीं माना है, आयोग ने इसको गलत माना है। यदि इसको सही मानता तो आपका ये चौथा ऑप्शन सही होता, 1, 2 और 4। अब इसका प्रमाण अगर आप देखें तो रामचंद्र तिवारी जी की ही पुस्तक में, क्योंकि प्रश्न इसी पुस्तक से बने हैं, तो ध्यान रखेंगे उन्होंने यशपाल पर लिखते हुए ये बात लिखी हुई है कि इस प्रकार झूठा सच भी उद्देश्यपरक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर लिखा गया है। उसका स्वर आशावादी है। उपन्यास की महत्ता कुछ पात्रों के व्यक्तिगत सुख दुख, विषाद अवसाद, मिलन बिछुड़न, जय पराजय, समस्त सामाजिक राजनीतिक चेतना की वाहक घटनाओं के गुंफन और संदर्भों के संयोजन में है। अब देखिए कि राजनीतिक घटनाओं का विवेचन गहराई से किया गया है, और यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है कि सामाजिक राजनीतिक चेतना की वाहक घटनाओं के गुंफन एवं संदर्भों के संयोजन से ये उपन्यास उद्देश्यपरक है। तो ये बात जब ये लिख रहे हैं तो वहाँ पर अर्थ वही हुआ कि गहराई से विवेचन किया गया है। उनकी कोई कोट करके कोई कथन दिया गया होता तो हम न मानते। दूसरी जगह भी जब आप इसी पुस्तक में रामचंद्र तिवारी जी की देखेंगे तो जहाँ उपन्यासों वाला खंड है, उपन्यासों वाले खंड में भी दूसरी बार वहाँ पर लिखते हुए भी कह रहे हैं कि इस उपन्यास में निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की व्यवस्था, अव्यवस्था, राजनीति के दांवपेच, सांप्रदायिक संकीर्णता और तनाव, देश का विभाजन, भीषण नरसंहार, विस्थापितों की दुर्दशा आदि सभी का यथार्थ रूप में चित्रण हुआ है। तो राजनीति के दांवपेच और इसका यथार्थ रूप में चित्रण होना, क्या ये बात अपने आप में सिद्ध नहीं है कि रामचंद्र तिवारी जी से आपने प्रश्न बनाया और रामचंद्र तिवारी जी की ही पुस्तक में राजनीतिक दांवपेच का यथार्थ रूप में चित्रण यानी गहराई से चित्रण एक ही बात है। तो यदि डायरेक्ट कथन कोई होता डबल इन्वर्टेड कॉमा में तब माना जाता कि ये इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन अर्थ के आधार पे यही है। या यदि कथन नहीं है तो इसे सत्य माना जाए। तो आप इसे भी देख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। देखते हैं और कई सारे प्रश्न यदि ऐसे कुछ विवादित होते हैं तो हम फिर से लेकर के मौजूद रहेंगे। आप सभी से चर्चा करें, देखें और साझा करें। नमस्कार।